रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, रो एल बाय ए। अब देखो दिक्कत क्या लिखने में हो रही है, रो तो कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो। लेंथ, करंट इस तरह से फ्लो करके जा रहा है तो लेंथ भी हम जानते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा। ये दूरी हमें R1 दी है और ये दूरी हमें R2 दी है, तो लेंथ तो कितनी चल रहा है, वो R2 माइनस R1। अब मेन चीज है कि आपको लिखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे करंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, कुछ करके आपको इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जाके dx थिकनेस का एक हॉलो शेल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, मैं मान लो कि इस तरह से एक हॉलो शेल कंसीडर कर लेता हूं, इसकी थिकनेस कुछ क्या है, dx है। समझ आ रही है बात? मान लो इसकी थिकनेस dx है। ठीक है ना, और ये हमने कंसीडर किया है कोई डिस्टेंस x पे जाके, dx थिकनेस का एलिमेंट। इसका अगर छोटा सा रेजिस्टेंस लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो dr की वैल्यू हो जाएगी रो, तो यहाँ पे फिक्स है। अब करंट कितना इसमें चला होगा, तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस क्योंकि dx है तो करंट इसमें से कितना चला होगा, dx दूरी ही चला होगा। तो रो dx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि करंट चारों तरफ से बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, सिंपली 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको छोटा सा रेजिस्टेंस मिल गया है। ऐसे जितने भी हॉलो शेल हम लेंगे अंदर से बाहर की तरफ, हम देख सकते हैं सभी किस में आने वाले हैं, सीरीज में आने वाले हैं, क्योंकि सभी में से सेम करंट फ्लो करके बाहर जा रहा होगा। तो इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है रो नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 बाय एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू ये आ जाएगी रो नॉट बाय 4 पाई -1 बाय एक्स, और लिमिट आपके पास R1 से लेके R2 तक। ठीक है ना, पुट कर दो यहाँ पे, क्या मिलेगा, ये आ गया रो नॉट बाय 4 पाई 1 बाय R1 -1 बाय R2। सॉल्व कर लेते हैं, R मिल जाएगा रो नॉट बाय 4 पाई R2 माइनस R1 बाय R1 R2। समझ आया? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं वो ले लेता हूं 0, A, 0। ठीक है, अब ये डायमेंशन हमें पता है कितना है, A है, और ये डायमेंशन B, और ये है C। यानी कि ओरिजिन नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर है ओरिजिन से, ताकि लिमिट आप A से लगा सको। ठीक है, क्या बोला क्या गया, A से B के बीच में बताना है आपको कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रो नॉट Y है, ऊंचाई Y पे जाके एक dy थिकनेस की स्ट्रिप को कंसीडर कर लो इस तरह से। ठीक है ना, तो वो ऐसे ही कुछ बनेगा, सही बनाया था मैंने। ठीक है ना, कुछ ऐसा एक स्लैब जैसी मिलने वाली है। तो वाइड डिस्टेंस पे ऊपर जाके हमने कितनी थिकनेस का ले लिया है, dy थिकनेस का ले लिया है। समझ आ रहा है? कुछ गड़बड़ की है इसमें यार। नहीं ठीक है, dy थिकनेस का ले लिया। अब करंट इधर से राइट की तरफ जा रहा है, छोटा रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करें अगर तो क्या आएगा, देखो dr, ये आ जाएगा रो, यहाँ पे रो होगा रो नॉट y इंटू एल। लेंथ कितनी चल रहा है, तो लेंथ आप देख सकते हो, करंट जो फ्लो करके जाएगा A से B की तरफ जा रहा है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो लेंथ तो वो कितना चल रहा है, A चल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं रो L हो जाएगा A बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ये वाला होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, तो ये एरिया कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, B है, और इसकी थिकनेस कितनी है, dy, तो ये हो गया B dy। अब हम देख सकते हैं ऐसी जितनी भी स्लैब्स लेंगे हम ग्राउंड से ऊपर जाते हुए, वो सभी किस में आने वाली हैं, पैरेलल में आने वाली हैं। सभी का एक एंड A पे है और दूसरा एंड कहां पे है, B पे है। समझ आ रही बात? तो आपको जो इक्विवेलेंट निकालना है वो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बल्कि आप कह सकते हो 1 बाय R इक्विवेलेंट जो होगा
होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, यानी कि मैं अगर पुट कर दूं तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dy बाय रो नॉट a y, और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। y इनिशियली अगर कोऑर्डिनेट a है और ये डिस्टेंस c है तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस c। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 1/r इक्वलेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y का इंटीग्रेशन, पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, b रो नॉट a, 1/y का इंटीग्रेशन ln y में लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln a प्लस c बाय a। ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना, आर इक्वलेंट निकालना है, इसको उल्टा करना होगा बस फाइनल आंसर के लिए। तो आर इक्वलेंट हमें कितना मिल गया, हो गया रो नॉट a बाय b ln a प्लस c बाय a। ये है आर इक्वलेंट। समझ आ रही है? थोड़ा सा टफ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट होता है ना हमारे पास, वैसा एक कंडक्टर है, दिख रहा है आपको, हॉर्सशू मैग्नेट जैसा कंडक्टर है। इसमें ए वाले क्रॉस सेक्शन यानी इस क्रॉस सेक्शन से करंट एंटर करता है, इस तरह से घूमता है सेमी सर्कल में और दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका इनर रेडियस आर दिया हुआ है और इसकी जो थिकनेस है वो आपको दी गई है बी। तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। यहाँ पे क्या वेरिएबल हो रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है। तो मुझे कुछ लेंथ फिक्स करनी थी। दिक्कत यही थी कि हर करंट के लिए जो अलग अलग जगह से एंटर करेगा, रेडियस क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो हमने क्या किया, सेंटर से किसी, ये डिस्टेंस तो आर फिक्स है, हमें पता है, जहां से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। मैंने वहां से कितना आगे बढ़ गया, मैं कुछ एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गया और मैंने मान लिया कि यहां से जो करंट एंटर कर रहा है हम उसे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक पाथ को कंसिडर किया है, ये पाथ। ठीक है ना, अब इसमें एक साइड से करंट को एंटर करा देते हैं और दूसरी साइड से क्या है, करंट को एग्जिट करा देते हैं। तो मान लो ये हमने पाथ चूज किया है, तो एक्स पे जाके मैंने कुछ dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। अब लिख लो इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो dr, वो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी तो फिक्स है रो। अब आपको लिखनी है लेंथ। तो करंट यहां से एंटर कर रहा है, इस तरह से चल रहा है और यहां से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो लेंथ आपकी होगी पाई आर। अब रेडियस कितनी हो गई है, आर प्लस एक्स हमारे एलिमेंट के लिए, तो पाई आर प्लस एक्स, ये हो गया लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट जो एंटर कर रहा है वो इस एरिया को कट करके एंटर कर रहा है। ये एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमें पता है कितनी है, ए है, और ये थिकनेस जो कि कितनी है, dx। तो ये हो गया a dx। तो ये हमने लिख लिया है क्या, छोटा रेजिस्टेंस। अब आपको ये देखना है कि ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। तो एक सीधा सा हिंट तो आ जाता है फंक्शन लिखने पर ही। आप सोच के देखो, इंटीग्रेट करना है तो dx नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि सारे एलिमेंट्स जो भी आप कंसीडर करोगे वो a और b के बीच में ही आने वाले हैं। तो क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट a होगा और सबका एंड पॉइंट b होगा, तो सभी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो अब आर इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। सिंपली आपको dr को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वहां से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx बाय रो नॉट पाई आर प्लस एक्स। लिमिट का देख लेते हैं जरा, लिमिट क्या लगेगी x के ऊपर। तो देखो r तो फिक्स था, पहला एलिमेंट लिया होगा तब x क्या होगा, 0, और जब फाइनल एलिमेंट लेंगे तब x क्या होगा, b। तो x वेरी कर रहा है 0 से लेके b तक, क्योंकि मैं यहाँ पे x की लिमिट डाल रहा हूं। ठीक है ना, कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाय रो नॉट पाई ln r प्लस एक्स। इसमें आपको लिमिट लगानी है 0 से लेके b तक। पुट कर देते हैं, यहां से हमें मिलेगा 1/r इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा a बाय रो नॉट पाई ln r प्लस b बाय r। ठीक है ना, 0 पुट करने पे तो आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया आपको, उल्टा कर दो सीधे से। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हो गई रो नॉट पाई बाय a ln r प्लस b बाय r। समझ आए? आगे देख लेते हैं एक और इस पे जो क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस बार बस क्या हो रहा है, सेम हॉर्सशू मैग्नेट है, सेम डायमेंशन सब कुछ है, सेम रेजिस्टिविटी रो नॉट कांस्टेंट है, पर इस बार जो है करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने करंट यहां से एंटर करके यहां से एग्जिट होता हुआ माना था, अब करंट आपका इस तरह अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करके जा रहा होगा। बताओ जरा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा।
ले लेता हूं x पे जाके मैंने एक dx थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लिया है। समझ आ रही बात? x पे जाके dx थिकनेस का आपने एलिमेंट चूज कर लिया है। ये एलिमेंट कुछ इस तरह का आया है, ठीक है ना। नीचे से अगर ड्रॉ करेंगे इसका, ये आपका कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका एरिया जो कट हो रहा होगा वो ये वाला एरिया होगा, जिसे कट करके कि करंट बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से कर्व्ड एरिया। अब इसका लिख देते हैं हम, ठीक है। छोटा सा रेजिस्टेंस क्या आएगा देखो जरा। तो पहले मैं लिख देता हूं dr। तो dr की वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगा रो एल बाय ए। तो रो लेंथ कितनी करंट चल रहा है, तो आप देखो करंट जो कट करके जा रहा है सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस को कट कर रहा है करंट। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपने x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिया था, तो पूरी थिकनेस क्या है dx। तो लेंथ की जगह तो क्या आ गया dx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लिखना है। तो ये पूरा ही तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ जो ऊपर वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली हाइट, ठीक है ना। इस लेंथ को अगर मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो लेंथ तो कितनी है पाई आर, और रेडियस कितनी है x, यानी कि पाई x, और इंटू ये हाइट हमें पता है कितनी है a, ठीक है ना। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट आप चूज करोगे, करंट तो इस तरह से फ्लो करके बाहर जा रहा है, तो सभी किस में आ जाएंगे, सीरीज में। और यहाँ पे दिख भी रहा है dx ऊपर है, ये एक हिंट है सीरीज का। सीधे इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। x अब x की लिमिट में क्या लगाऊं, तो देखो x मैंने माना है सेंटर से, तो पहला एलिमेंट लिया होगा तब सेंटर से दूरी क्या होगी r, और आखिरी एलिमेंट जब मैं लूंगा तो r प्लस बी। तो इस केस में लिमिट आती है r से लेके r प्लस बी। अगर मैंने x यहां से कंसीडर किया होता तो x की लिमिट आती है 0 से लेके b। समझ आ रहा है? इंटीग्रेट कर लेते हैं। रो बाहर आ जाएगा, पाई a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln x, लिमिट लगा दो r से लेके r प्लस बी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, r इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी रो ln r प्लस बी बाय r डिवाइडेड बाय पाई a। समझ आ रहा है हमें? t है स्लैब की, और ये डायमेंशन a और ये डायमेंशन l है। रेजिस्टिविटी फंक्शन है किसका, x का। तो ऑब्वियसली x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करना होगा। आप एलिमेंट चूज करोगे, ठीक है ना। कैसा एलिमेंट में चूज कर लेता हूं। इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, dr बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए। तो यहां पर रेजिस्टिविटी होगी रो नॉट x इंटू लेंथ। तो करंट a से b की तरफ जा रहा है, यानी करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन इस तरफ है। तो लेंथ तो क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑब्वियसली हो जाएगी ये वाला डायमेंशन, यानी कि l बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लिखना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला है, ये वाला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि dx इंटू टी, ठीक है ना। इसी को अब देख लेते हैं, इंटीग्रेट करना है हमें। तो एक हिंट तो मिल रहा है dx नीचे, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर वो ये नहीं समझ आता तो ऐसा सोच लो, यहाँ पे पॉइंट a है और यहाँ पे पॉइंट b है, यानी सभी का स्टार्टिंग पॉइंट a होगा और एंड पॉइंट क्या होगा, b होगा। तो सभी किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना। तो 1 बाय आर इक्वलेंट आपको कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एक्स बाय रो नॉट एक्स एल। लिमिट क्या लगा दोगे आप, एक्स नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट प्लस ए। तो 1 बाय आर इक्वलेंट क्या मिल जाएगा आपको, 1 बाय आर इक्वलेंट मिल जाएगा, ये तो हो गया टी बाय रो नॉट एल ln ऑफ एक्स नॉट प्लस ए बाय एक्स नॉट, ठीक है ना। उल्टा करने से आपको क्या मिल जाएगा, आर इक्वलेंट, यानी कि रो नॉट एल बाय टी इंटू ln एक्स नॉट प्लस ए बाय एक्स नॉट। समझ आ गया होगा सबको। अगर ये बोले तो पावर बोला किससे जाता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हो गया, पावर हमें पता है रेट ऑफ वर्क डन को हम बोलते थे, ठीक है ना। इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि पावर आप किसको बोल देते हो, पावर को सिंपली हम कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन। और वर्क पावर एनर्जी में हमने फॉर्मूला भी देखा था, पावर का फॉर्मूला आ जाता है dw बाय dt, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हो जाता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम को आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रिकल पावर। तो किसी भी सर्किट में हम ये कह सकते हैं, इन अ सर्किट इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम
इज पावर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी आप क्या करते हो, कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन। अब देखो पावर का फॉर्मूला कैसे आएगा उसको हम डिराइव कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इस तरह से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमने ए और बी के बीच में एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का, मान लेते हैं उसकी वजह से इस कंडक्टर में कोई करंट I फ्लो करने लग गया है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लो, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि इससे करंट I फ्लो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कितना है, I है हमारे पास, ठीक है। तो I आपको पता है बेसिकली क्या है, dq/dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी dt टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, dq, जो चार्ज फ्लो कर जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, I इंटू dt चार्ज फ्लो करने वाला है, dq जो चार्ज है किसी टाइम इंटरवल dt में, ठीक है। तो मैं एक टाइम इंटरवल dt कंसिडर कर लेता हूं और कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन कर लेता हूं यहां पर। तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि जितना भी चार्ज A पॉइंट से चल के B पॉइंट पे पहुंचेगा, उस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल अगर एनर्जी में लिखना चाहूं इस चार्ज की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट A कितनी होगी। अगर मैं यहां पोटेंशियल 0 मान लेता हूं तो यहां भी 0 है, तो यहां कितना है V और यहां कितना है V। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल आपको पता है कितना है, V है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट A कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी dq इंटू V। सिमिलरली मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेम चार्ज एट B, जब ये चार्ज फ्लो करके कहां पहुंचेगा, B पे पहुंचेगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी dq इंटू B पॉइंट का पोटेंशियल, जो कि क्या है 0, यानी कि 0। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, ठीक है ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में हम अगर देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कितना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा U को आप लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस dq इंटू V। dq की वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं, तो डेल्टा U यहां से हमें मिल रहा है माइनस IV dt। समझ आ रही बात, ये है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन, ये हमने पहले ही देखा था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वही इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बोला जाए तो वो जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनस IV dt, यानी कि IV dt। यानी कि इस चार्ज dq के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने कितना वर्क किया था, तो उसने वर्क किया था IV dt। समझ आ रही है बात। तो चार्ज dq के ऊपर IV dt वर्क किया है किसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स वर्क डन करेगा तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से एक बात जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब उन चार्जेस के ऊपर जो dq चार्ज है उसके ऊपर वर्क डन कितना हुआ है वो हम निकाल चुके हैं, उसको मैं W बोल देता हूं, यही जो क्वांटिटी है ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन ओम्स लॉ डिराइव करते समय हमने एक चीज बता दी थी, हमने एक अजम्पशन ले लिया था कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, जबकि ऐसा होता नहीं है। और फिर हमने कहा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो ऑल मूव एट कांस्टेंट स्पीड, और जिसे हमने नाम दिया था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि यह बोला गया है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप लगाते हो तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट स्पीड, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से बोला जाता है, उस स्पीड से मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से ही चलने वाले हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे, यानी कि उनका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होना नहीं चाहिए। तो इस चीज से हमें समझ आता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर बात आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया होगा उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसे कि हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, जो कि है IV dt, वो वर्क कहां गया होगा।
तो बोला जाता है कि इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से, उन कोलिजन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहे होंगे, उनकी वजह से ये सारी की सारी एनर्जी क्या कर गई होगी, वेस्ट कर गई होगी। यानी कि जितना की वर्क डन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के काम नहीं आता है, बल्कि सारा का सारा हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो मैं ये कह सकता हूं कि हीट जनरेटेड ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हम निकाल चुके थे, वो आ जाएगी IV dt। समझ आ रही है बात? तो ये आपकी क्या है, बेसिकली एनर्जी ही तो क्या होती है, हीट जनरेटेड होती है। तो जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, वेस्ट कर गई है हीट के फॉर्म में। अब पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसी सर्किट के लिए इस रेजिस्टेंस का पावर अगर आप डिफाइन करो तो वो हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, और टाइम हमें पता है कितना था, dt था। dt से अगर डिवाइड करें तो यहां से हमें मिलता है IV, या पावर इज इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ओम्स लॉ यहां पे अगर यूज कर लें, V को मैं IR लिख दूं तो यही हो जाता है I²R, या इसी को लिख सकते हैं V²/R। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए अगर रेजिस्टेंस हमें R पता है, तो उस सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला हो जाता है V इंटू I, या I²R, या V²/R, जहां V है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर या रेजिस्टर। क्या बात क्लियर हुई है? अब मान लो कि हमने कहीं पे करंट को जनरेट किया है और हम उसे काफी दूर जो जगह है वहां पे भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं दूर शहर या गांव में आप बिजली को भेजना चाहते हो, तो फिर बिजली को किस तरह से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो आप जो वायर यूज करोगे, पहली चीज तो ये होती है कि आप उसका लो रेजिस्टेंस ले लो। अगर आपने वायर जो यूज किया है उसका आपने लो रेजिस्टेंस लिया है, तो फिर पावर का लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते क्या है कि लॉस मिनिमम हो, ठीक है। मान लो कि यहां हमें पहुंचाना है, ठीक है, तो ये आपका डेस्टिनेशन हो गया करंट पहुंचाने का। और यहां से मान लो कि करंट जनरेट हो रहा है, तो ये आपका सोर्स हो गया। और यहाँ पे आपने कंडक्शन केबल्स यूज कर रखी हैं, यानी वायर यूज कर रखे हैं, जहां से कि आप करंट पहुंचा रहे हो इस जगह पे। तो पहली चीज तो होती है कि आप रेजिस्टेंस कैसे यूज करो, बहुत कम यूज करो कंडक्टर वायर का। तो देखा जाए तो सबसे कम रेजिस्टेंस किन मेटल्स का हो जाता है, गोल्ड का, सिल्वर का। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, कोई भी गोल्ड और सिल्वर के वायर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर लोग बिजली की चिंता नहीं करेंगे, तार ही तोड़ के ले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होता है। तो अब कुछ करके हमें क्या करना था, इस पावर लॉस को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। क्योंकि रास्ते में हमें जो करंट पहुंचाना है, आप उतना करंट अगर भेजोगे तो यहाँ पे लॉस जो होगा करंट का वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो डेस्टिनेशन है वहां पे हमें P पावर पहुंचानी है, ठीक है ना, जो कि V वोल्टेज पे पहुंचना चाहिए, और करंट आ जाना चाहिए कुछ I, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ R रेजिस्टेंस होगा, आप जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हो, टीवी, फ्रिज अपने घर में जो कुछ भी है, ठीक है। जो कंडक्शन केबल्स हैं उनका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं क्या है, RC है, ठीक है। तो जो पावर वेस्ट होगी वो ऑब्वियसली इनका हीट लॉस होगा। जो रास्ते में केबल्स हैं उनका ऑब्वियसली हीट लॉस पूरा का पूरा वेस्ट होने वाला है। तो वेस्टेड पावर को मैं क्या कह सकता हूं, कंडक्शन केबल्स का पावर, यानी कि I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन केबल्स, ठीक है। यहां से अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें तो वेस्टेड पावर हमें सिंपली क्या मिल जाएगी, P²/V² इंटू RC। अब ऐसा सोच के देखो कि घरों में जो वोल्टेज आपको पहुंचाना है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आप बहुत कम वोल्टेज यहाँ पे यूज करोगे तो PC की वैल्यू कैसी रहेगी, बहुत हाई रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हमें वोल्टेज तो कैसा यूज करना पड़ेगा, बहुत हाई। अगर हम जिस सोर्स से जो करंट भेज रहे हैं उसका वोल्टेज अगर बहुत हाई रखें, तो हम यहां से देख सकते हैं कि कंडक्शन केबल्स की जो पावर है, यानी कि जो हीट लॉस होने वाला है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, V² के। तो अगर मैं वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई रखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पावर का लॉस कैसा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए हम जो करंट भेजते हैं, आपने देखा होगा रास्ते के आसपास, वो काफी ज्यादा वोल्टेज पे भेजते हैं, 10,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है, उतने वोल्टेज पे अगर घर में भेज दिया तो कई लोगों को समस्या हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज हमारे घर के अप्लायंस उतने वोल्टेज पे नहीं चल सकते। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है।
अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये हम वापस से देख लेंगे किसमें, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आएगा उसके अंदर हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं, वैसे तो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं घरों में जो आ रहा होता है, पर प्रिंसिपल उसका यही है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करंट को भेजना है और हम चाहते हैं कि मिनिमम पावर लॉस हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा करंट भेजना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा पावर वोल्टेज से करंट को भेजना चाहिए। तो आंसर होगा कि क्योंकि डिसिपेटिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है किसके, बी स्क्वायर के, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पे क्या भेजना चाहिए, करंट को भेजना चाहिए। समझ आ रही बात, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख दिया मैंने कि एनॉर्मस वोल्टेज पे हम भेजते हैं, इसके लिए आप पढ़ोगे भी, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और फाइनली अपने घर के पास हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट चैप्टर में आएगा 12th के। यहां से हमें जो सीखना था ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम है जिसे कहा जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं क्या है। जरा ध्यान से देखना थोड़ा सा। हाँ, कोई पूछ रहा है वोल्टेज हाई कैसे करते हैं, तो बेटा मैंने बोला अभी कि आप ट्रांसफार्मर यूज करते हो, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो वो समझने के लिए पहले ईएमआई चैप्टर आएगा, वो इस चैप्टर के बाद ही आएगा, वो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर एक शब्द में बोलूं मैं, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज हाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारे टॉपिक में तो क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं एक बार बोलूंगा, पहले आप पूरा सुन लो, फिर आपको अगर डाउट आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, और आपने कोई बैटरी लगा दी है 20 वोल्ट की, और ये रियल बैटरी है, यानी इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर, और ये आपका अप्लायंस है जो कि है कैपिटल आर। सबसे पहली बात, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस कैसा करना चाहूंगा मैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, पावर ऑफ आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने सर्किट में लगाया है उसकी पावर को मैं क्या करना चाहता हूं, मैक्सिमाइज कराना चाहता हूं या मिनिमाइज कराना चाहता हूं। तो आप आंसर क्या दोगे बताओ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर आता है कि मैं इस पावर को क्या करना चाहता हूं, मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। क्यों मैक्सिमाइज करना चाहते हो आप इस पावर को, क्योंकि ऐसा सोच के देखो कि ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ये तो क्या है, आपका बैटरी है, और ये जो आपने यहां पे लगाया है आर, ये आपका क्या है, अप्लायंस है। तो मान लो हम मार्केट से कोई बैटरी वगैरह खरीद के लाते हैं, ठीक है, और उसे अगर हम रिमोट वगैरह में डालते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उस बैटरी की मैक्सिमम पावर जो हो उसे कौन यूटिलाइज कर सके, हमारा अप्लायंस यूज कर सके, ना कि वो खुद ही बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो सारी की सारी पावर यूज कर ले, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही बताती है कि अगर किसी सर्किट में आपके पास एक ईएमएफ का सोर्स है जिसके पास खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या रिलेशन होनी चाहिए ताकि जो एक्सटर्नल सर्किट आपने उस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है उसमें पावर कंजम्पशन कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। तो इसी को हम डिराइव कर लेते हैं। मैंने ये सर्किट मान लिया है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपका आर और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। अगर मैं बोलूं कि करंट इन सर्किट कितना होगा, तो आप देख सकते हो करंट इन सर्किट हो जाएगा आर प्लस आर, वी अपॉन आर प्लस आर। दो तरह की पावर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर इनपुट, तो जब भी आपसे पावर इनपुट पूछा जाए तो वो हमेशा हो जाती है पावर ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी कितनी पावर इस सर्किट के अंदर दे रही है, यानी बैटरी पर यूनिट टाइम कितना वर्क कर रही है। तो पावर इनपुट का सिंपल फॉर्मूला हो जाता है ईएमएफ ऑफ बैटरी इनटू करंट थ्रू द बैटरी। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कहां से आया, वैसे तो V इंटू आई लिखा है पावर, कहां से आया तो सोच के देखो, वर्क डन क्या होता था, वर्क डन होता था ईएमएफ इंटू चार्ज, वर्क डन होता था वोल्टेज इंटू चार्ज, समझ आ रही बात, और वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, और चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, करंट, ठीक है। तो वहां से हमें मिल गया पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो इस सर्किट के लिए अगर मैं इनपुट पावर बोलता हूं आपसे, तो आप P इनपुट बता सकते हो, वो सिंपली क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंटू करंट, यानी कि V स्क्वायर बाय आर प्लस आर।
लेकिन इस सर्किट का आउटपुट पावर अगर पूछा जाए तो आउटपुट पावर किसे बोला जाता है? आउटपुट पावर बोला जाता है जो भी आपने अप्लायंस लगाया है उसे जो पावर मिल पा रही है। तो बेसिकली इस अप्लायंस में जितनी पावर जनरेट हो रही होगी उसी को मैं क्या बोल दूंगा? आउटपुट पावर बोल दूंगा। तो मान लेते हैं सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी पावर सिंपली क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर आर। तो पी आउट को मैं कह सकता हूं आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं वी बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब मैक्सिमम पावर आपको सप्लाई किसको करानी है? आउटपुट रेजिस्टेंस को। तो सिंपली मुझे क्या करना है? टू मैक्सिमाइज पी आउटपुट, मुझे अगर मैक्सिमाइज करना है आउटपुट पावर को तो मैं क्या कर दूं? डी पी आउटपुट बाय डी आर, इसे क्या कर दूं? 0। ठीक है ना, आप इसी को क्या कर दो? डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, क्योंकि जिस फंक्शन को भी हमें मैक्सिमाइज करना होता है हम उसे डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है, आप अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो सीधे सीधे हमें क्या मिल जाएगा? डी बाय डी आर इंटू वी स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसे डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल करो, यहां से जो हमें रिलेशन मिलती है वो मिल जाती है आर इज इक्वल टू आर। इसे ही बोल दिया जाता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ आर इज इक्वल टू आर का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चाहते हो कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो, तो एक्सटर्नल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी सर्किट में पावर का जो ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि आपके एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर मिलेगी। समझ आ रही है बात? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यहां तक अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो हमें कंडीशन मिल गई कि R इज इक्वल टू आर पे पावर जो आउटपुट होने वाली है वो कैसे होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है। एक और टर्म हम डिफाइन कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ सर्किट। एफिशिएंसी ऑफ सर्किट यानी सर्किट जो आपने ड्रॉ किया है वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी को फॉर्मूला याद रख सकते हो सिंपली। एफिशिएंसी किसी भी चीज की क्या हो जाती है? आउटपुट, तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100, यानी कि कितना फ्रैक्शन, बेसिकली कितना परसेंटेज जो बैटरी ने दिया पावर उसका आपके अप्लायंस को मिला या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिला, इसे हम बोल देते हैं सर्किट की एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां पे हमने ये निकाल लिया है कि R इज इक्वल टू आर पे पावर मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक बार इसे करके भी देख लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, और तुम सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैं क्या करता हूं, एक मैंने ये ले लिया सर्किट। ठीक है, ऐसे ही 3 सर्किट ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लो कि आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। 10 वोल्ट 4 ओम, 10 वोल्ट 4 ओम। ठीक है, और हमने क्या किया है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एक बार तो मैं उसे ले लेता हूं 2 ओम, एक बार ले लेता हूं 4 ओम और एक बार ले लेता हूं मैं उसे 8 ओम। आपको इन सर्किट्स के लिए सबसे पहले तो बतानी है पावर आउटपुट कितनी होगी और आपको बताना है कि एफिशिएंसी कितनी होगी इंडिविजुअल सर्किट। ठीक है, सबसे पहले सभी लोग पहले वाले का कैलकुलेट करो, एक एक करके कर लेते हैं। जो ए पार्ट है उसमें आउटपुट पावर कितनी आएगी और उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। ठीक है ना, तो चाहो तो ए पार्ट में करके बता देता हूं पहले, फिर तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा? करंट निकाल लूंगा। तो आई तो सर्किट में आपको दिख रहा है वो जाएगा 10 बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि हो गया 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि 5/3 एम्पियर। तो सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। जल्दी से मैं निकाल लेता हूं इनपुट पावर। तो इनपुट पावर तो क्या हो जाती है? ईएमएफ ऑफ बैटरी इंटू 5/3 यानी कि 50/3 वॉट। ये तो हो गई आपकी इनपुट पावर। आउटपुट पावर निकाल लेता हूं जल्दी से। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी आपकी? आई स्क्वायर आर, यानी कि 5/3 का स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम। ठीक है ना, कितना हो गया ये हो गया 50/9 वॉट।
एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी सिंपली हमें पता है फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो वो कितना हो जाएगा, वो मिल जाएगा 50/9 अपॉन 50/3 इंटू 100। ये लगभग कितना आ गया, 100/3, तो लगभग आ गया 33.3%। क्या इसी तरह से बी पार्ट का बता सकते हो? बी पार्ट का आउटपुट पावर बाय 4 + 4 8, यानी कि 1.5/4 ही लिख देते हैं, नहीं तो सॉल्व करने के लिए 5/4 एम्पियर। ठीक है, इनपुट पावर लिख लो 10 × 5/4, यानी कि कितनी आ गई है हमारे पास 25/2 वॉट या 12.5 वॉट। ठीक है ना। आउटपुट पावर निकाल लेता हूं मैं। आउटपुट पावर सिंपली हो जाती है I²R, यानी 5/4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना है आपका 4 है। ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 25/4 वॉट। और अब निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, जो कि क्या थी, आउटपुट पावर 25/4 अपॉन इनपुट 25/2। ठीक है ना, और इंटू 100, तो ये आपको मिल गया कितना 50%, यानी कि इस सर्किट की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 50% आ गई है। एक और बार जरा निकाल लो, थर्ड के आंसर क्या आ जाएगा। जहां पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाया है वो कितना लगा दिया है, 8 ओम। क्या आएगा बताओ, यहां भी करंट तो निकाल ही सकते हो। करंट क्या हो जाएगा 10/8 + 4 यानी कि 12, यानी कि 5/6 एम्पियर करंट आ गया। तो अब आप निकाल सकते हो इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या हो जाएगी 10 × 5/6, यानी कि 25/3 वॉट। आउटपुट पावर निकाल सकते हो। आउटपुट पावर क्या आ जाएगी I²R, यानी 5/6 का स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि आपके पास क्या है 8। ठीक है ना, यानी कि ये कितनी आ जाएगी आपकी 100/18, कुछ 100/18 आ जाएगा हमारे पास। ये है ना, ठीक है, वॉट। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पावर आउटपुट 100/18 अपॉन 25/3, ठीक है ना, इंटू 100, यानी कि ये लगभग कितनी आ गई 200/3%। तो लगभग क्या कह सकते हो इसे 66.6%। अच्छा, इस सबसे हुआ क्या, तो देखो पहला केस जो मैंने कंसिडर किया था उसमें मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मानी थी वो क्या थी, कम थी आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आपकी आउटपुट पावर कितनी आई थी, आउटपुट पावर आपकी आई थी 50/9 वॉट। ठीक है ना, लगभग इसे निकाल लें तो ये किसके आसपास आ रही है, लगभग 5 कुछ आएगी, 5 समथिंग वॉट आ रही है। ठीक है ना, और एफिशिएंसी कितनी मिली थी 33%, यानी कि बैटरी ने जितनी भी एनर्जी क्रिएट की उसका 33% किसको मिल पाया, आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल पाया। ठीक है ना, जबकि अगर यहां पे देखें हम, यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या किया, इक्वल कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के, तो फिर आउटपुट पावर कितनी हो गई थी, यहां पे आप देख सकते हो ये लगभग 6 वॉट कुछ आने वाली है। ठीक है ना, यानी कि पावर आउटपुट भी क्या हुआ, बढ़ा, और एफिशिएंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई। और आखिरी केस जहां हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल से बड़ा कर दिया है, वहां पे आप देख सकते हो आउटपुट पावर जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, ये लगभग 4 वॉट की कुछ आएगी। ठीक है ना, करीब। तो आउटपुट पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इस वाले केस से भी कम आ गई है, पर एफिशिएंसी क्या हुई, बढ़ गई है। तो क्या आप बता सकते हो सबसे अच्छा वाला कनेक्शन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए या फिर कम रखना चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से एफिशिएंसी तो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, लेकिन आउटपुट पावर क्या होती है, घटने लगती है। आउटपुट पावर मैक्सिमम कब हुई, आउटपुट पावर मैक्सिमम तब हुई जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या थे, इक्वल थे। समझ आ रही है बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आप जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा सोच के देखो कि अगर बैटरी 1 वॉट प्रोड्यूस कर रही है तो
उसका 99% पहुंचे किसी के पास, और इस केस में बैटरी अगर 10 वॉट प्रोड्यूस कर रही है, उसका 50% भी पहुंचे, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर पहुंचाने के लिए एफिशिएंसी सिर्फ कितनी रह जाती है सर्किट की? 50% ही रह जाती है। लेकिन इस सर्किट का 50% इन बाकी सर्किट्स के 100% से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती है और आउटपुट पावर क्या करती रहती है? इनिशियली इंक्रीज करती है। मैक्सिमम होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इक्वल हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के, ठीक है ना? और फिर क्या करने लगती है? डिक्रीज करने लग जाती है। समझ आ रही है बात?